हेलो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब कार्तिक से मिलकर रश्मि के दिल को चैन मिला तो वो घर की तरफ जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी आंखों के सामने दो आंखें टकरा गईं। खून उगलती आंखें, ये निशा थी। रश्मि जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, निशा ने एक झन्नाटेदार चाटा रश्मि के गालों में लगा दिया और रश्मि खुद को संभाल नहीं पाई। गली में ही मुंह के बल वो गिर गई। उसके होंठ कट गए और उसमें से खून बहने लगा। गली में हुए इस जोरदार आवाज़ की वजह से कई लोग वहां आ गए और रश्मि को उसके घर तक छोड़ आए। रश्मि के चेहरे पर खून देखकर सुजाता जी परेशान हो गई। उन्होंने सबसे पहले रश्मि के चोट को साफ किया। रश्मि के होंठ कट जाने की वजह से फूल गए थे। माँ ने पूछा, ये कैसे हुआ? क्यों गई थी तू उधर? बता, पागलों वाली हरकत क्यों करती है तू? रश्मि माँ को आज बताने ही वाली थी कि माँ, ये सब मैं नहीं, निशा करती है। वो मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुझे हर वक्त परेशान करती है। पर इससे पहले कि रश्मि कुछ बता पाती, उसकी माँ के ठीक पीछे ही उसे निशा दिखाई दी। उसका चेहरा बहुत खौफनाक नज़र आ रहा था। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए वो इशारे से रश्मि को चुप रहने को बोल रही थी। रश्मि अब काफ़ी उदास रहने लगी थी। वो कार्तिक के करीब जाना चाहती थी पर जा नहीं पाती। माँ को सब कुछ बताना चाहती थी पर निशा उसे ये भी करने से रोक देती। धीरे धीरे 10वीं की परीक्षा पास आ गई और रश्मि ने मन लगाकर पढ़ाई की। कभी कभी वो सोचती कि काश निशा भी उसके साथ होती तो कितना अच्छा होता। निशा के प्रति जो उसका लगाव था, उसी लगाव की वजह से रश्मि सब कुछ झेल रही थी। पर कब तक? बेइंतहा मोहब्बत में पड़े दो दिलों को जुड़ने से कौन रोक सकता है? मार्च की गर्मी धीरे धीरे अपना पांव फैला रही थी। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। समय बीता और परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। रश्मि और कार्तिक दोनों ही परीक्षा में पास हो गए थे। अब कॉलेज की ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। स्वच्छंद उन्मुक्त जीवन। संयोग से रश्मि और कार्तिक ने एक ही कॉलेज को चुना और मिलने का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो गया। रश्मि बस से कॉलेज जाती थी तो कार्तिक भी उसके साथ ही जाने लगा। दोनों बस में अगल बगल सीट पर बैठते। कार्तिक का हाथ जब रश्मि के हाथ को छू जाता तो रश्मि के जिस्म में एक अलग ही एहसास का जन्म होता। कार्तिक का हाल भी ऐसा ही कुछ था। एक दिन की बात है, कार्तिक रश्मि के पास ही बैठा था। तभी बस में 2-4 और लड़कियां चढ़ी और उन्होंने कार्तिक को लेडीज सीट छोड़ने को कहा। कार्तिक बेचारा क्या करता, उठकर ऐसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां से वो रश्मि को देख पाए। वो बगैर पलके झपकाए रश्मि को देख रहा था, बड़े प्यार से। उसकी आंखों में देखकर ही आप जान जाएंगे कि कितने ही अनगिनत सपने सजा रहा है वो रश्मि के साथ। रश्मि बार बार कार्तिक के तरफ देखती और उसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर शर्मा कर अपना मुंह फेर लेती। तभी बस में गाना शुरू हुआ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ हैं, तुझको भुला के अब मैं जाऊँ कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नज़रें मुझे, मैं खुद को छुपाऊँ कहाँ। ऐसा लग रहा था जैसे ये गाना इन्हीं दो धड़कते दिलों के लिए बज रहा था। पहली मोहब्बत के हसीन पलों को जी रहे थे दोनों। पर रश्मि ने गौर किया कि निशा आजकल उसके पास नहीं आती। शायद उसे जहाँ जाना था वो चली गई है। वो खुश थी कि अब वो भी कार्तिक को अपने दिल का हाल बता पाएगी। उसे लगा शायद ज़िंदगी अब आसान हो जाएगी, पर ये उसकी गलत फहमी थी। ज़िंदगी के सबसे बदतर दिन तो अब आने वाले थे। बहुत काली रात थी ये। रश्मि आज निशा को बहुत याद कर रही थी।
मरने से पहले निशा ने अगर उसे ये बताया नहीं होता कि पानी टंकी में जिस लड़के को उसने कार्तिक समझ लिया था वो लड़का कार्तिक नहीं था, तो शायद वो कभी कार्तिक पे भरोसा नहीं कर पाती। पर वो कौन था? ऐसा क्या हुआ था उस रात वहाँ निशा के साथ जिससे निशा की जान चली गई? वैसे तो पुलिस उन लड़कों के झुंड को ढूंढ निकालती, पर अगर मैं उनसे निशा के वहाँ जाने की वजह बता देती तो सबसे पहले कार्तिक पे ही शक जाता और पुलिस वाले शायद उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर देते। इसलिए मैं चुप रही। यही सब सोचते सोचते रश्मि सो गई। अभी अभी वो गहरी नींद में समाई थी कि तभी उसे उसके सिराहने पर निशा के होने का आभास हुआ। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी तो सच में वहाँ निशा की रूह ही सर झुकाए बैठी थी। वो सुबक रही थी। रश्मि ने उससे पूछा, क्या हुआ निशा, क्यों रो रही हो? काकी की याद आ रही है ना तुम्हें? इस बात से निशा ने अपना सर एक झटके में ऊपर उठाया और बहुत गुस्से से उसने कहा, नहीं। रश्मि देख रही थी। निशा की आंखों से खून टपक रहा था। उसके खुराले बाल खतरनाक तरह से बिखरे हुए थे। निशा के इस रूप को देखकर रश्मि डर गई। निशा काफ़ी देर तक खून के आंसू बहाती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी याद आती है रश्मि। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। तुम्हारे ही लिए तो मैं गई थी वहाँ, ये जानने के लिए कि वो लड़का कार्तिक है या नहीं। पर वो कार्तिक नहीं था। पर वहाँ जो लोग थे उन लोगों ने मेरी जान ले ली रश्मि। पर फिर भी तुमने मेरे बारे में न सोचकर कार्तिक के लिए सोचा। तुमने मेरी मौत का बदला तक नहीं लिया, उल्टा और मुझे भूलकर तुम उस कार्तिक के प्यार में दिन ब दिन पागल होती जा रही हो। निशा की सिसकियाँ अब गुस्से में बदल रही थी और रश्मि का डर उस पर हावी होता जा रहा था। निशा बोलती ही जा रही थी, रश्मि, तुम्हें मेरे कातिलों को सज़ा दिलवानी ही होगी, तभी मैं इस दुनिया से मुक्त हो पाऊंगी। नहीं तो मैं तुम्हें भी कार्तिक से मिलने नहीं दूंगी। तुम या तो खुद पानी टंकी आकर मेरे कातिलों को सज़ा दो या फिर कार्तिक को भूल जाओ। पर अब इन सब में पुलिस को मत घसीटना। वो मेरे कातिलों को मौत नहीं देंगे, बल्कि और सुरक्षित जगह जेल में ले जाएंगे, जो मुझे मंजूर नहीं। जो करोगी अब तुम ही करोगी। निशा, मैं ज़रूर तुम्हें मुक्त करवाऊंगी। बहुत जल्द मैं उन सबको मार दूंगी। बस तुम बताओ मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस कल रात 12 बजे तुम पानी टंकी आ जाना। मैं वहीं रहती हूँ। वहाँ आकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहने के साथ ही निशा गायब हो गई और रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। उसने वाकई निशा के साथ बहुत बुरा किया। उसकी जान भी रश्मि की वजह से ही गई और उसकी आत्मा को मुक्ति भी रश्मि की वजह से ही नहीं मिल पा रही है। रश्मि के मन में अपराध बोध घर करने लगा और उसने ठान लिया कि वो निशा के कातिलों से बदला लेकर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। वो खुद को आने वाले कल के लिए बहुत मजबूत कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि मरने के बाद कोई अपना नहीं रह जाता। वो नहीं जानती थी कि ये सब षड्यंत्र उसे पानी टंकी में ले जाने के लिए हो रहा है। वो नहीं जानती कि उसकी प्रिय सहेली अब उसकी दुश्मन बन चुकी है। खैर, सुबह हुई और रश्मि ने देखा कि उसे बहुत तेज़ बुखार है। रात में डरने के वजह से शायद उसे बुखार ने पकड़ लिया है। आज वो कॉलेज भी नहीं गई, बस वो दिन भर रात के लिए सोचती रही। उसने सोचा कि आज वो छुपकर पानी टंकी हाउस जाएगी और पता लगाएगी कि वहाँ आखिर होता क्या है। उसके बाद ही वो आगे कदम बढ़ाएगी। इधर कार्तिक कॉलेज में रश्मि को न पाकर परेशान हो गया। जैसे तैसे उसने दिन बिताया और सोचने लगा कि रात के अंधेरे में वो रश्मि से मिलने उसके घर के करीब जाएगा और उसे एक झलक देखकर ही आ जाएगा। रात हुई। अंधेरा छाने के बाद वो रश्मि के घर के तरफ यूं ही भटकने आ गया। उसे बस रश्मि की एक झलक पानी थी।
जिसमें वो सफल हो गया। खा पी कर रश्मि अपने कमरे में आ गई और सबके सोने का इंतज़ार करती रही। 12 बजने में अभी कुछ समय बाकी ही था। रश्मि पाँव दबा दबा कर घर से बाहर चली गई और सीधे पानी टंकी की तरफ जाने लगी। बाहर से ही उसने देखा कि पानी टंकी की बाउंड्री के भीतर आज भी लड़कों का झुंड वही था। धुआं बाहर से ही दिख रहा था। वो धीरे धीरे लड़कों के झुंड के करीब जाने लगी। अब वो देख पा रही थी उन्हें साफ साफ। उसने देखा कि लड़के गोला बनाकर बैठे हुए हैं और उनके बीच में ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही थी। वे लोग कुछ बुदबुदा रहे थे। रश्मि को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या चल रहा है। वो काफ़ी देर तक उन सभी को देखती रही। वे लोग अब खड़े हो गए थे और एक लड़का था जो उन सभी के बीच में जाकर खड़ा हो गया। अचानक पानी टंकी के अंदर का मौसम बदल रहा था। बहुत जल्द ही तेज तेज हवाएं चलने लगी और उन लड़कों के चेहरे में खुशी की एक लहर फैल गई। हवा के वजह से जल रही मोमबत्तियों की आग हवा में फड़फड़ाने लगी। बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज़ तेज हो गई। पानी टंकी के अंदर का वातावरण पूरा बदल गया। पेड़ हवा से जोर जोर से हिलने लगे और उसके ठीक कुछ देर बाद किसी के गुर्राने की एक डरावनी आवाज़ माहौल में गूंजने लगी। रश्मि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन लड़कों के बीच खड़ा लड़का अचानक से बदल गया। उसके हाव भाव बदल गए और गुर्राने की आवाज़ उसी के भीतर से आ रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके आंखों का रंग बदलकर लाल हो गया था। तभी बड़े खतरनाक आवाज़ में उस लड़के ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, तुम सबके अलावा कोई और भी है यहाँ, उसे ले आओ यहाँ मेरे सामने। मुझे पसंद नहीं कोई मुझे छुप छुप कर देखे। उसका ऐसा कहने के साथ ही बाकी लड़के नज़रें घुमाकर इधर उधर देखने लगे। इससे पहले कि रश्मि परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए वहाँ से भाग पाती, उसकी आंखें उस झुंड के एक लड़के से टकरा गई। मतलब उस लड़के ने रश्मि को ढूंढ लिया। एक झटके में वो पीछे मुड़कर भागना चाहती थी, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके बिल्कुल सामने एक और लड़का हाथ में बड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा लिए खड़ा था और गुस्से से रश्मि को घूर रहा था। रश्मि बुरी तरह फंस चुकी थी। हाथ में कैमरा लिए उस लड़के ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। अब वो भाग तो नहीं सकती, डर से वो रोने लगी। तभी उनमें से एक लड़का आया और रश्मि को समझाने लगा, देखो तुम जो कोई भी हो, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें यहीं हमारे साथ बैठना होगा। ये जो लड़का गोल घेरे के अंदर है ना, उसके भीतर अभी अभी एक आत्मा ने प्रवेश किया है। वो अभी बहुत से खेल दिखाएगी और हम सब उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने यहाँ आए हैं। हम सब रियल हॉरर वीडियो की शूटिंग करके यूट्यूब के माध्यम से लोगों को वीडियो दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं। तुम चुपचाप उस गोले का हिस्सा बन जाओ। हमारी वीडियो ख़त्म होने पर तुम घर चली जाना। रश्मि उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। बस उसे इतना पता था कि शायद ऐसी ही किसी परिस्थिति में फंसकर निशा की मौत हो गई और अब वो भी इस जगह फंस चुकी है। सिवाय उन लड़कों की बात मानने के उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो लड़खड़ाते कदमों से उस गोल घेरे के साथ जाकर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि आज शायद उसकी भी डर की वजह से मौत हो जाएगी। गोले के बीच खड़े उस लड़के ने गुर्राते हुए जब रश्मि की तरफ देखा तो उसे इस तरह देखकर रश्मि की भी चीख निकल गई। वो डर से थरथर कांप रही थी। उसका गला सूख रहा था, पर उसके आसपास खड़े लड़के उसको डरता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वे कैमरा फोकस कभी रश्मि की तरफ करते तो कभी उस लड़के की तरफ जिसके भीतर किसी आत्मा ने जगह ले रखी थी। वो बीच में खड़ा लड़का बहुत देर तक रश्मि को घूरता रहा।
फिर अचानक वो हवा में उड़ने लगा। उसका पूरा जिस्म हवा में झूल रहा था। वो हवा में झूलते झूलते अपनी जगह भी बदल रहा था। वो भयानक हंसी हंस रहा था। रश्मि अब बेहोश होने वाली थी, पर तभी उसके पास खड़े लड़के ने उसके कानों में हल्के से कहा, बेहोश हुई तो मारी जाओगी। उस आवाज़ ने रश्मि पर यह असर किया कि वो धीरे धीरे होश में आने लगी। वो अब समझ रही थी, शायद इन लड़कों की इस बेहूदगी की वजह से ही निशा की जान डरने की वजह से चली गई होगी। रश्मि ने अपने भगवान को याद करते हुए कहा कि अगर आज वो इस जगह से जिंदा निकल पाई तो इन लड़कों के जानलेवा खेल को ज़रूर बंद करवाएगी और उनको इसकी सज़ा भी देगी। अब बगैर डरे रश्मि उस हवा में झूलते रूह को देख रही थी। जितना हिम्मत वो अपने भीतर ला सकती थी उतनी कोशिश वो कर रही थी। वो अपनी सहेली की मौत का बदला लेने के लिए आतुर थी, पर तभी वो हुआ जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। अचानक हवा में उड़ती वो रूह नीचे आकर बिल्कुल रश्मि के पास खड़ी हो गई, आंखों में आंखें डालकर। एक रूह को उसके अपने इतने करीब पाकर रश्मि इस बार डर गई और उसके कदम पीछे हटने लगे। पर तभी उस लड़के ने, जिसके अंदर आत्मा समाई थी, अपने दोनों हाथों से उसने रश्मि के कंधों को पकड़ लिया और उसके कानों में जाकर बोलने लगा, तुम्हें डर नहीं लगता रश्मि? इससे बहुत कम देखकर भी मैं मर गई और तुम अभी तक मुझे घूर रही हो। तुम्हारी हिम्मत माननी पड़ेगी, पर मैं तुम्हें मार कर रहूँगी, क्योंकि मैं मर गई और हम तो सहेलियाँ हैं ना। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा। इसका मतलब उस लड़के के जिस्म के अंदर निशा की रूह बसी थी। वो चाहती थी कि रश्मि यहाँ आए और डरकर बिल्कुल वैसे ही मर जाए जैसे कि ठीक निशा की मौत हुई थी। निशा की रूह रश्मि को अपने साथ ले जाना चाहती थी। भयानक सरदर्द के साथ रश्मि को होश आया और वो अपने घर में थी, अपने अपनों के पास। उसके माथे के ठीक सामने निशा की दादी बैठी थी और वो हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। इसका मतलब रश्मि जिंदा थी, पर कब तक? रश्मि आखिर उस भूतिया पानी टंकी हाउस से घर कैसे आ गई, वो भी बिल्कुल सुरक्षित? घर वालों को अपने पास देखकर वो भावुक हो गई और उसने अपना सर माँ की गोद में छुपा लिया और सुबकने लगी। माँ प्यार से उसके सर पे हाथ फेर रही थी और पूछ रही थी कि वहाँ क्या हुआ था, वो किसी को बगैर बताए वहाँ क्यों गई। माँ बता रही थी कि सुबह सुबह सईद हुसैन जी ने उन्हें उसकी खबर दी और सारे लोग जब पानी टंकी पहुँचे तो वहाँ रश्मि खड़ी मिली उन्हें। उस वक्त वो बेहोश नहीं थी, आंखें फाड़ फाड़ कर वो अपने आगे की ओर देख रही थी। शायद उसके आँखों के आगे बहुत भयानक नज़ारा छाया हुआ हो, पर जब उसे उसके पिता ने हिलाया तो वो बेहोश होकर अपने पापा के कंधे में ही आ गिरी। जैसे तैसे उसे घर लाया गया और फिर मोहल्ले में जब बात फैलने लगी तब निशा की दादी भी आ गई। दादी की अनुभवी आँखों ने पहचान लिया कि यह किसी प्रेत का काम है। उनके द्वारा पवित्र मंत्रों के उच्चारण की वजह से ही रश्मि जल्द ही होश में आ गई। अब बोलने की बारी रश्मि की थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सहेली को उसने उसके मौत के बाद भी भुलाया नहीं, उसे अपने दिल में बसाए रखी, उसी ने उसके साथ ऐसा भयानक खेल खेला। सुबकते सुबकते उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये सब निशा कर रही है। इस बात को सुनकर उस कमरे में खड़े सभी लोग चौंक गए, सिवाय निशा की दादी के। उन्होंने जल्दी से रश्मि का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और इशारे से उसे चुप रहने को कहा और फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर बोली, वो यहाँ भी है। उसके बाद सभी लोग मिलकर रश्मि के घर में बने मंदिर के अंदर चले गए और दादी ने रश्मि को बोलने के लिए कहा। रश्मि ने सबको अपनी पूरी कहानी बता दी। उसके बाद दादी ने कहा कि उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा और वे जल्द ही निशा की आत्मा को
विदा करने की तैयारी कर लेंगी। तब तक रश्मि को सतर्क और सावधान रहना होगा। निशा हाथ धोकर रश्मि के पीछे पड़ गई है। रश्मि के माँ पिता को जब इस बात की जानकारी हुई तो दोनों डर गए। अपनी लाडली बेटी के जीवन को इस तरह खतरे में देखकर दोनों चिंता में पड़ गए। निशा की दादी ने रश्मि को अच्छे से समझाया कि वो निशा की आत्मा वाली बात किसी से न कहे, क्योंकि निशा हर वक्त रश्मि के आसपास ही रहती है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने अलावा किसी को भी बताओगी कि तुम निशा की आत्मा को देख पाती हो तो जाने अनजाने तुम उसे भी निशा का दुश्मन बना दोगी। वो तुम दोनों के बीच किसी को आने नहीं देना चाहती। बस तुम उससे अच्छे से बात करना, वो जब भी तुम्हें दिखे। मैं बहुत जल्द ही उसकी आत्मा को मुक्त करने के तरीके ढूंढ निकालूंगी। दादी की विश्वास भरी बातों को सुनकर रश्मि का डर काफ़ी हद तक कम हुआ और वो 2 दिनों तक आराम करने के बाद वापस अपने दैनिक जीवन में लौट आई। लगभग 3 दिनों बाद रश्मि कॉलेज गई और कार्तिक से मिली। जीवन में इतने सारे उथल पुथल चीज़ों में फंसकर रश्मि को न चाहते हुए भी कार्तिक से दूरियां बनानी पड़ रही थी। पर इस बीच कार्तिक बड़ा बेचैन रहने लगा था। वो नहीं समझ पाता था कि आखिर रश्मि समय समय पर बदल क्यों जाती है। कभी उसे प्यार से देखती है और कभी उसे दूर से देखकर रास्ते बदल लेती है। कार्तिक चाहता था वो और रश्मि अब एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाएं, क्योंकि अब दोनों कॉलेज में आ गए थे। कार्तिक भी चाहता था कि रश्मि उससे खुलकर बातें करे और पढ़ाई भी दोनों साथ में करें। कभी कभी दोनों साथ घूम आएं। वो चाहता था रश्मि उससे अपने प्यार का इजहार करे और कार्तिक हक से अपने कॉपी के पीछे रश्मि का नाम लिख सके। पर इन सब से परे रश्मि कार्तिक से दूर दूर ही रहती। वो नहीं चाहती थी कि जो बुरा साया उसके ऊपर मंडरा रहा है वो कार्तिक को भी परेशान करे। वो दूर से ही कार्तिक को जी भर के देख लिया करती, पर उसके सामने आते ही नज़रें फेर कर चली जाती। दिन जैसे तैसे बीत रहे थे। इधर निशा की दादी और रश्मि के माँ पिता ने मिलकर कई सारे तांत्रिकों के चक्कर काटे, पर कोई साथ नहीं देता और जो कोई तैयार होता भी वो पहले ही कह देता कि अतृप्त आत्मा एक जान तो लेकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सुजाता जी और उनके पति डर कर वापस आ जाते। किसी बाबा से मिले एक अभिमंत्रित ताबीज को रश्मि के गले में डालकर उसके माँ पिता फिलहाल शांत थे। पर रश्मि आज भी कभी कभी निशा को अपने पास महसूस करती थी। जब रश्मि को चोट लगती तो उसे उसके कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज़ आती और वो समझ जाती कि निशा ही उसे चोट पहुंचाकर खुश होती है। दिन महीनों में और फिर महीने साल में बदल गए। इस बीच रश्मि की हालत पहले से बहुत बदतर हो गई थी। उसके सुंदर लचकदार जिस्म भी सूख कर काटा होता जा रहा था। ऐसा लगता जैसे कोई अनजान डर उसे भीतर ही भीतर खा रहा है। कोई अदृश्य शक्ति उसे दिन ब दिन कमज़ोर बना रही है। खैर, आज 12वीं के परिणाम निकले हैं, जिसमें बहुत कम नंबरों से ही सही पर रश्मि पास हो गई और कार्तिक भी। कार्तिक के नंबर रश्मि से कई गुना ज़्यादा थे। 12वीं के स्टूडेंट को फेयरवेल पार्टी के तौर पर उन्हीं से चंदा इकट्ठा कर उन्हें शिमला की वादियों में ले जाने का प्रोग्राम बना। बस का रास्ता तय हुआ और 7 दिनों के ठहराव के बाद दोबारा लौट आने का दिन। वातावरण में हल्की हल्की सी ठंड अभी भी बरकरार थी। सभी 12वीं के स्टूडेंट उत्साहित थे, सिवाय रश्मि और कार्तिक के, क्योंकि रश्मि जानती थी कि किसी भी तर्क से उसे घर से दूर नहीं भेजा जाएगा और कार्तिक जानता था कि बगैर रश्मि के उसे दुनिया के किसी भी खूबसूरत जगह में जाकर भी चैन नहीं मिलेगा। खैर, जाने का दिन नज़दीक आया तो बच्चों की लिस्ट में रश्मि का नाम न पाकर उसकी वर्ग शिक्षिका ने रश्मि के पिता को फ़ोन लगाया और उनसे आग्रह की कि वे रश्मि को पूरे ग्रुप के साथ शिमला भेजें। घूमने फिरने से रश्मि का मन अच्छा रहेगा। उसके पिता को इस पिकनिक के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने स्कूल में कह दिया कि रश्मि पिकनिक जाएगी। वे भी अपनी बेटी के चेहरे में मुस्कुराहट देखना चाहते थे।
रश्मि के घर में इस विषय पर काफ़ी बहस हुआ, मनमुटाव भी हुआ, पर आखिरकार जीत रश्मि के पापा की हुई। बहुत सारे सुझावों और सावधानी बरतने के सुझाव के साथ अब रश्मि शिमला जाने के लिए तैयार थी। दिल के किसी कोने में एक खुशी तो थी कि पूरे 7 दिन वो और कार्तिक आसपास रहेंगे। इधर कार्तिक को जब पता चला कि रश्मि भी उनके साथ जा रही है तो वो खुशी के मारे हवा में ही उड़ने लगा। हर तरफ खुशी का माहौल था। शिमला निकलने वाले दिन सभी खुशी खुशी बस में बैठे और गाते मुस्कुराते एक खूबसूरत यात्रा शुरू हुई। पर उस बस में बैठा एक भी शख्स शायद ये नहीं जानता था कि ये सुहाना सफ़र एक खूनी सफ़र बन जाएगा। कोई नहीं जानता था कि शिमला से वापसी के दौरान इस बस में से एक इंसान कम हो जाएगा और दूसरा एक इंसान जिंदा लाश बनकर लौटेगा। आखिर मौत किसे चुनेगी? कौन जिंदा लाश बनकर लौटेगा? शिमला में क्या घटना घटेगी? ये सब जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।